सम्मानित श्री केसी त्रिपाठी जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान अमरिंदर नाथ सिंह जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे श्रीमान प्रशांत सिंह अटल जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीमान शिवनाथ त्रिपाठी जी, सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्रीमान प्रभाशंकर मिश्र जी, प्रयागराज की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और कोविड-19 के बावजूद, इस विपरीत मौसम की परिस्थिति के बावजूद यहां पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अधिवक्ता भाइयों बहनों, मैं ज्ञान, आस्था और न्याय की इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं बार काउंसिल का और इलाहाबाद बार एसोसिएशन का, जिन्होंने आज इस अधिवक्ता समागम के माध्यम से मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर दिया है। कार्यक्रम भी जल्दी में बना, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थिति थी और मुझे जानकारी भी मिली थी कि रात्रि भर यहां बारिश पड़ी है, मौसम विपरीत था। प्रातःकाल भी हम लोग इस बात को देख रहे थे कि 10 बजे तक इस बात में बहुत असमंजसता थी कि पता नहीं प्रयागराज के कार्यक्रम में हम संगम नगरी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये प्रयागराज और गंगा मैया की कृपा थी कि हम लोग यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। मैं आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। अधिवक्ता समाज, जैसे हमारे विधि और न्याय मंत्री ने कहा, ही वह एक विश्वास का प्रतीक है। जब व्यक्ति स्वप्नों से हारता है तो वह भौतिक रूप से एक अधिवक्ता की शरण में जाता है। यानी आपका जो प्रतीक है, आपका जो वेशभूषा है, ये विश्वास का प्रतीक है और ये विश्वसनीयता जब तक बनी रहेगी तब तक न्यायपालिका पर आम जन का विश्वास बना रहेगा और इस विश्वास को बनाए रखना हम सबका बहुत बड़ा, पूरी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए इन सब के प्रति। अधिवक्ता समाज का बहुत बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में, भारत की स्वाधीनता में और समाज को जागरूक करके एक यशस्वी नेतृत्व देने में भी। प्रबुद्ध समाज होने के नाते समाज की हर ज्वलंत समस्या में मुखरता के साथ उसके समर्थन में, अगर वो लोक कल्याणकारी है, राष्ट्र कल्याणकारी है, तो उसके समर्थन में खड़ा होना। अगर वह लोक कल्याणकारी नहीं है या राष्ट्र कल्याणकारी नहीं है तो उसके विरोध में मुखर होकर के आवाज भी उठाना और उस व्यवस्था को एक नेतृत्व देने के लिए अधिवक्ता समाज ने सदैव से एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उस बड़ी भूमिका के लिए सदैव अधिवक्ता समाज को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। परंतु भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली हर एक इस व्यवस्था के जो
अंग हैं, उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। और जब तक एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं, तो भारत का लोकतंत्र यशस्वी होता हुआ आगे बढ़ेगा, दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब भी कोई संस्था अपने सेवाओं का अतिक्रमण करते हुए जबरन करने का प्रयास करेगी, तो स्वाभाविक रूप से न केवल संसदीय लोकतंत्र आहत होगा, बल्कि आम जन की भावनाएं भी आहत होती हुई दिखाई देंगी। और इसका ध्यान हम सबको रखना होगा, क्योंकि व्यवस्था, समाज की व्यवस्था हो या राष्ट्र की व्यवस्था, वो एक सामूहिकता का एक समन्वय है। वह हम सब के एक टीम वर्क का परिणाम है। और टीम वर्क जब भी दिखाई देता है, आप व्यक्तिगत जीवन में देखते होंगे, जो आपका पारिवारिक जीवन है उसमें आप जिस बात को अनुभव करते होंगे, आप जब किसी अन्य अधिवक्ता के अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते होंगे, वो आपका सामाजिक जीवन हो गया या फिर राष्ट्रीय जीवन में आप देखते होंगे। ये टीम वर्क है जो हम सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम मिलकर के जब एक सामूहिक प्रयास करते हैं, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 महीनों से यह देश भी और पूरी दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं। और मैंने इसीलिए बार काउंसिल से और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए जब हमारे दोनों अध्यक्षगण मेरे सामने आए थे, तो मैंने दोनों से ही आग्रह किया था। मैंने कहा, देखिए, मुझे आने में कोई समस्या नहीं है, हम समय निकाल देंगे, लेकिन पहली शर्त होनी चाहिए कि हम लोग कोविड-19 की उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादा संख्या में हो। एक सीमित संख्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी, हम उसको वहां से लाइव करवा देंगे। वहां से हर एक जनपद में उस कार्यक्रम को वहां पे प्रसारण की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक जगह ज्यादा जमावड़ा जब होगा, तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक कोविड-19 के संक्रमण को वो मदद कर सकता है। इसलिए हमें कोविड-19 के संक्रमण को हर एक स्तर पर तोड़ना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पता नहीं अन्य लोग किस रूप में इसको समझते होंगे, लेकिन मैं इस प्रयागराज में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में सबसे अच्छा परिणाम पूरे देश के अंदर दिया। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, हम लोगों ने उसको अक्सर प्रदेश के अंदर लागू किया। आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर 68,000 एक्टिव केस कोरोना के थे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है। मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की, और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000। और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। और यही कारण है, कम से कम महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए
WHO जो दुनिया की शीर्ष संस्था है स्वास्थ्य की, वह भी उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को रोकती नहीं है। उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन किया है। अगर जिसको ये दिखाई नहीं देता, कम से कम सब पब्लिक डोमेन में है, उसको देखें और उसको एक बार जानेंगे तो उन्हें बहुत कुछ नजर आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन में क्या कुछ किया गया है। लेकिन ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और आप सभी लोगों के सामूहिक सहयोग और प्रयास से। अकेले सरकार कुछ नहीं कर पाती अगर हमें समाज के प्रबुद्ध जनों का सहयोग नहीं मिलता। अगर हमें एक सामान्य नागरिक, शासन की टीम काम कर रही थी, प्रशासन काम कर रहा था, हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे थे, हमारे स्वच्छता कर्मी काम कर रहे थे, हमारे पुलिस के जवान काम कर रहे थे, लेकिन इन सब के साथ सबसे बड़ी भूमिका थी पब्लिक की, जो उस अनुशासन के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा था। और ये अनुशासन हमें तभी देखने को मिला था जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था। आपने देखा होगा जनता कर्फ्यू में एक एक व्यक्ति उसमें सहभागी बना था, प्रत्येक ने सहयोग किया था और सबने संकल्प लिया था कि हम इस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे। और मुझे लगता है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला आंकड़े अगर आप उठा करके देखेंगे, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आपको हर एक स्तर पर न्यायपालिका में भी और न्यायपालिका के बाहर भी बहस करना पड़ता है, मुद्दों को देखना पड़ता है। और मैं चाहूंगा एक बार आकलन करिए, देखिए सामान्य दिनों में कितनी मौतें होती थी और कोविड-19 की इस महामारी के दौरान मौत के आंकड़ों में कितना परिवर्तन आया है। अगर आप ये देखेंगे तो सामान्य दिनों की तुलना में कम मौतें हुई हैं और ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि लड़ाई हमारी बहुत अच्छी दिशा में जारी है। भारत कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई को विजयी की ओर लेके जा रहा है और अगले महीने जब कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो फिर हर एक व्यक्ति तक व्यवस्थित तरीके से उसे पहुंचाने की कार्रवाई उसी तर्ज पर हम लोग करने की तैयारी कर चुके हैं। ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई ये केवल एक आपदा के खिलाफ लड़ाई नहीं, मुझे लगता है इसने हमें बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर भी दिया है। व्यक्तिगत जीवन में हम लोग इस बात को महसूस करते हैं। पहले लोग थोड़ा खान पान में या अन्य चीजों में लापरवाही कर देते थे। कोई भी कहीं मिलता था, कहीं भी किसी के साथ मिलकर के कोई गले मिलता था, कोई हाथ मिला रहा है, तो ठीक बात है, सामान्य शिष्टाचार होता था, सामान्य चीजें होती थी। लेकिन कोविड-19 ने भारतीय संस्कार पद्धति को दुनिया के अंदर स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया। आज सब लोग जाते हैं विवादन में नमस्कार करते हैं। किसी के घर में जाइए और पूछिए आप क्या लेंगे, तो आज पहले उसकी चॉइस क्या होगी, कहेगा काढ़ा लेके आ जाइए, काढ़ा पीऊंगा। अब वो नहीं मांगेगा कि मुझे कोई ड्रिंक चाहिए, उसकी पहली पसंद काढ़ा होती है। तो काढ़ा भारत पता नहीं, तो यहाँ पे तो महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी है। प्रयागराज तो पिछले यानी दुनिया ने जब सभ्यता और संस्कृति नहीं सीखी थी, तब प्रयागराज ने ज्ञानोदय का प्रकाश प्रयागराज की धरती ने दुनिया को दिया था। महर्षि भारद्वाज का आश्रम और उनका गुरुकुल इस बात का उदाहरण है। यानी हजारों वर्षों से उस परंपरा के साथ जुड़कर के दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य ये धरती दे रही है। ये हमारी धरोहर है, इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और उस परंपरा को लेकर के आज हम सब सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। भारत एक अच्छी दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को हर एक क्षेत्र में विकास की एक नई बुलंदियों को ले जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और आज 6 वर्ष पहले तक जिस भारत के बारे में मान्यता थी कि भारत दुनिया के देशों का पिछड़ा को है, वही देश 6 वर्ष के अंदर दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यूरोप भारत को फॉलो कर रहा है, आज अमेरिका भारत को फॉलो कर रहा है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की तरफ देखती हैं, भारत क्या कर रहा है, उसके अनुरूप फिर भारत दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का
भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में रखने का, आगे ले जाकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है। ये आत्मनिर्भर भारत भी उसका आधार बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत का यह आधार कोई बनेगा तो हमारी परंपरागत उत्पाद बनेंगे। इलाहाबाद के अमरूद बहुत महसूस थे। मैं नंदी जी से यही बात कर रहा था। मैंने कहा नंदी जी आपने बड़ा काम किया है, व्यवसाय अपना फैलाया है, कम से कम यहाँ के अमरूद को भी अब दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। हजारों नौजवानों को रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में उन्होंने प्रयागराज में वायु सेवा फिर से शुरू कर दी। असंभव लग रहा था और कुंभ के ठीक पहले कराया। अब प्रयागराज देश के विभिन्न महानगरों से जुड़ चुका है, बड़ा कार्य हुआ है। और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनने वाला हमारा परंपरागत उत्पाद कैसे आगे बढ़ सकता है? सिद्धार्थनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ही हम उस योजना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना के माध्यम से दुनिया के सामने भारत के उत्पाद को लेकर के जा रहे हैं। कितनी लोकप्रिय हो रही है, कोई सोचता भी नहीं था। जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अलग अलग जनपदों के अलग अलग उत्पाद को रखा तो लोग हम पे हंसते थे, कहते थे कैसे संभव हो पाएगा। और इस बार टेराकोटा का, ये मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, इनकी एक प्रदर्शनी लखनऊ में लगी थी। दीपावली के एक दिन पहले उसमें से एक जो हस्तशिल्पी थे उसको लेकर के मेरे पास आए थे, मुख्यमंत्री आवास पे आए और वहां पर आए। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आपको पहचानता है। तो मैं उसको देखा, मैंने कहा भी कहां के आप रहने वाले? उसने कहा मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। तो मैंने कहा मैं आपको कहीं देखा? तो उसने कहा था आपको मालूम है कि आज से लगभग 12 साल पहले मेरे घर में आए थे। आप उधर से जा रहे थे, मेरे घर के सामने मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे, आपने मिट्टी के बर्तन देखे थे और आपने कहा था कि भाई ये तो बहुत अच्छे तुम बनाते हो और वही हमारा टेराकोटा है। तो मैंने कहा तो का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा टेराकोटा आया है। और इस बार दीपावली के ठीक पहले लखनऊ में जो प्रदर्शनी लगी है, इस प्रदर्शनी में अकेले मैंने 8 लाख के मिट्टी के बर्तन बेचे हैं। 8 लाख के मिट्टी के बर्तन। गोरखपुर का एक सामान्य हस्तशिल्पी जिसके लिए 8 लाख की पूंजी साल भर में जुटानी भी चुनौती होती थी, नहीं कभी इसने 8 लाख की पूंजी नहीं देखी थी। लेकिन आज शासन की योजनाओं के साथ जब वो जुड़ती है, शासन उसको डिजाइन देती है, शासन उसको मार्केटिंग की व्यवस्था करती है, शासन उसको हर प्रकार से प्रोत्साहन देकर के तकनीक के साथ जोड़ती। पहले उसके पास मैनुअल चाक था, आज उसको सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक दे दिया गया। पहले उसको मिट्टी नहीं मिलती थी, आज उसको कह दिया गया कि भाई देखो हमें जल संरक्षण करना है, गांव का तालाब गांव के कुम्हार को अप्रैल से जून तक फ्री में मिलेगा। मिट्टी निकाल के वो रख सकता है, उसको फ्री में मिट्टी मिलेगी और हमें फ्री में तालाब जल संरक्षण के लिए प्राप्त हो जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे और दोनों काम एक साथ चलना है। उसका परिणाम है तो हम लोगों ने दीपावली का भव्य उत्सव दीप जला करके अयोध्या में भी किया और देव दीपावली का काशी में भी किया। और मैंने सुना कि यहाँ प्रयागराज में भी देव दीपावली के अवसर पर और दीपावली के अवसर पर हर घर में मिट्टी के दीपक चले थे। यानी हमें मिट्टी के दीपक के लिए भी और गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए भी चीन पे निर्भर होना पड़ रहा था। लेकिन कोरोना ने चीन को ऐसा घेरा कि चीन से वे सामान नहीं आ सकते थे और भारत का स्वाभिमान जगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के स्वाभिमान को जगा दिया और भारत के अंदर गांव-गांव में मिट्टी के बर्तन बनने लग गए। ये सभी कुछ यहीं मिलने लग गया। यहाँ की लोगों की आमदनी बढ़ी और आत्मनिर्भर भारत का आधार एक टेराकोटा बन गया। हर जनपद के अपने उत्पाद बन गए। हम अपनी चीजों को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है।
और भाइयों बहनों, हम सबको उस दिशा में प्रयास करना होगा। अधिवक्ता समाज तो वैसे भी नेतृत्व करता है, समाज का नेतृत्व करता है, समाज का अंतिम तबका पे विश्वास करता है, और वह विश्वास का ही प्रतीक है कि अपने संकट के समय में वह जब सबसे थक हार जाता है तो आपके पास आता है और अपनी पीड़ा को आपके सामने रख करके फिर एक नए न्याय की आस में वो आगे बढ़ता है। तो बहुत बड़ा विश्वास है। लेकिन जब हम ही स्वयं ये मान करके चल लेंगे कि नहीं साहब, हम लोग तो बहुत कमजोर हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं, तो फिर उस बड़े तबके का क्या होगा? इस 3.5 लाख अधिवक्ता अगर हताश और निराश हो जाएगा तो 24 करोड़ जनता का क्या होगा? ये आप सबको सोचना पड़ेगा। याद रखना, भारत का एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हर जीव और जंतु के अंदर प्राण होता है, उसकी अपनी संवेदना होती है, वो अपने चारों ओर जिस प्रकार का माहौल हम दे देंगे उसके अनुरूप चलता है, आगे बढ़ता है। उसके सामने उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लोगों ने कहा कैसे आप कह सकते हैं? उन्होंने अपने घर में उसका प्रयोग किया। उन्होंने अपने घर के 2 कोनों में 2 पेड़ लगाए, एक जैसी, एक बीच के 2 पौधे लगा दिए। दोनों को एक समान परिस्थिति दी, समान धूप मिल सके, समान पानी मिल सके, समान खाद मिल सके, समान परिस्थिति मिल सके। लेकिन सब कुछ समान होने के बावजूद एक के पास जाते थे और उसको खूब कुछ करते थे तो बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब फल देगा, लोग तुम्हें लंबे समय तक तुम्हारी छाया के नीचे बैठेंगे। और दूसरे को दुत्कारते थे तो निकम्मा है, निठल्ला है, कायल है, कमजोर है, किसी लायक नहीं है। उन्होंने देखा एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो फल फूल करके बड़ा पेड़ बन गया, जिसको दुत्कारते थे वह एक समय के बाद सूख गया, नष्ट हो गया, उसकी तीसरी हो गई। ये केवल पेड़ पौधों के बारे में ही सही नहीं है, इस जीव सृष्टि के बारे में। और मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो मनुष्य पर तो सबसे अधिक बैठता है। हम जैसी धारणा बना देते हैं उसके अनुरूप हम बनने लगते हैं, और इसीलिए हमारी सोच विराट होनी चाहिए। बिना विराट सोच के बड़ा नहीं बना जा सकता। बड़ा बनने के लिए हमें विराट सोच रखनी पड़ेगी, संकीर्णता से उभर करके हम कर सकते हैं, हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था? बड़े बड़े लोग घबराते थे, और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग को बनाइए, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए, और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे।
मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा और एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। क्योंकि समाज का एक दबंग व्यक्ति जो केवल उस कीट की तरह समाज का खून चूस करके स्वयं तो वह हृष्ट पुष्ट होना चाहता है, लेकिन समाज को रोगाणु बनाना चाहता है। जब उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई के खिलाफ हम सबको, समाज को एकजुट होकर के अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और उस जुड़ाव में हम सबको इस बात को तय करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, नगर निगम ने मिलकर के एक अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है, यहाँ के जिला प्रशासन ने अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है। कुछ ऐसे मॉडल खड़ा करिए आवासीय उसकी। इन अधिवक्ता बंधुओं को मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। एक कार्यक्रम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे चलने चाहिए, स्कीम निकालिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे उनसे मुनाफा उनसे मत कमाइए, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पर ही दे दीजिए। मुझे लगता है कि कम से कम अधिवक्ता की जमीन पर तो अब कोई माफिया कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा अगर आवास आप इनको बना के देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, वहां की माताएं बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि नहीं हम तो एकदम साथ में हैं। मैंने कहा कैसे? तो मैंने कहा देखिए अब तो पूरी तरह सुरक्षित, सारी माफिया भाग चुके हैं। बहुत सारे कॉलोनी वहां पे जो बहुत सारे कस्बे थे जो खाली हो रहे थे, आज फिर से आबाद हो गए। एक माहौल देना शासन का काम है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ यह हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस प्रकार की व्यवस्था दें। और रूल ऑफ लॉ में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के लिए मैं आप सबको बहुत आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं। केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को दे रही है, बिना भेदभाव के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब याद करिए जब जनधन अकाउंट खुले थे, क्या किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब देख के खुला? नहीं, सभी को दिया। हर एक का अकाउंट खुलेगा, उसमें क्रेडिट की सुविधा सबको दे दी गई, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ दिया गया। और याद करिए अगर जनधन अकाउंट नहीं होते, क्या कोविड-19 के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन गरीबों के पास क्या हम पैसा भेज पाते? हम अपने लेखपाल को, अपने कर्मचारियों को डोर स्टेप डिलीवरी में लगाते कि घर घर पैसा बांटने में लगाते? नहीं हो पाता, अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन तकनीक और टीम वर्क ये दोनों एक साथ होने लग जाएंगे, बेहतर परिणाम आ सकते हैं। आवास दिए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 30 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और 5 लाख लोगों का तैयार है। जिस दिन समय देंगे उसी दिन एक क्लिक करके 5 लाख लोगों के आवास के पैसे उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये जिन लोगों को सुविधा मिल रही है, कोई नहीं कह सकता, कोई गरीब कभी नहीं कह सकता कि भेदभाव हुआ है किसी का चेहरा देख करके। और जिस सूची के आधार पर दिया जा रहा है, ये 2012 की एससीसी की सूची है। ये सूची तब ना मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तब ना मैं मुख्यमंत्री था। वो सूची, जो सूची बनी थी पिछली सरकारों के समय, उसी सूची को ध्यान में रख करके हम सारी की सारी योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जब बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1,24,00,000 लोगों को हमने बिजली का कनेक्शन दिया कि किसी जाति, किसी का चेहरा देख करके नहीं, वह जरूरतमंद है, उसको मिलना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान इसी प्रयागराज में 15,000 प्रतियोगी छात्र फंसे हुए थे। कैसे होगा? हमने कहा, मुझे याद आ गया था प्रयागराज कुंभ के समय हमने 5,000 बसेस खरीदी थी। मैंने कहा सब बसेज हैं, भेजो इन बसों को और इन बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दो।
और जब घर पहुंचेंगे तब मैं इनसे बात करूंगा कि देखो भाई 21 दिन तक आपको अपने घर में क्वारंटीन में रहना है। सभी ने माना। कोटा में फंसे हुए हमारे बच्चे, लोग कहते थे हम नहीं लाएंगे। मैंने कहा भाई हम तो लाएंगे। हमने सभी बसें भेजी, एक साथ सभी 14,000 बच्चों को वहां से लाने का ला करके जब हम लोग उनके घरों तक पहुंचा दिए, तब अन्य राज्य सरकारें हमसे कहने लगी हमारे बच्चे भी फंसे हैं, आप अगर बस उपलब्ध करा देंगे तो। मैंने कहा ये बस उत्तर प्रदेश के लिए करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति ही है आज जिसका परिणाम है कि हम सब आपके सामने आकर के प्रयागराज कुंभ को दुनिया की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। भाइयों बहनों, आप तो प्रयागराज से आपका संबंध किसी का दशकों से होगा, किसी का वर्षों से होगा। कुंभ का मतलब क्या मान लिया था हम लोगों ने? जहां भगदड़ होगी, गंदगी को उसका पर्याय बना दिया था, अव्यवस्था को हमने अपनी नियति मान लिया था। लेकिन प्रयागराज का कुंभ भी इस पूरी सिटी की कायाकल्प कर देगा। पहला उदाहरण तो ये प्रस्तुत हुआ है, प्रयागराज कुंभ ने पूरी प्रयागराज सिटी की कायाकल्प कर दी। तो ठीक है, मैं धन्यवाद दूंगा प्रयागराज के लोगों को। असीम सहनशीलता का परिचय दिया, तोड़ फोड़ हुई, एक भी परिवार कंपनसेशन के लिए नहीं आया। सबने कहा कि नहीं, प्रयागराज की कायाकल्प होना चाहिए। मुझे असीम प्रसन्नता हुई जब हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के आश्रम और वहां पर उनकी भव्य प्रतिमा को देखा। आज से हजारों वर्ष पहले अतीत की यादों को ताजा कर देती है घटना कि आज से 10,000 वर्ष पहले जिस महापुरुष ने इस प्रयागराज की धरती में साधना करके इस पूरी धरती को पवित्र किया था, कम से कम इन हजारों वर्षों में न जाने कितने कुंभ के आयोजन हुए होंगे। भारद्वाज ऋषि को कोई याद नहीं कर पाया, लेकिन हमें सौभाग्य मिला कि हम उनकी भव्य प्रतिमा लगा सकें और उनकी भव्य प्रतिमा प्रति प्रयागराज के उनके आश्रम में लगती हुई दिखाई दी। कोई भी जाएगा उसको याद आएगा, प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, उनका आश्रम, उनका मंदिर है। ये इस कार्यक्रम और कितनी बड़ी, आपने देखा होगा दुनिया के राजदूत यहां पर आए। उस आयोजन में मैं नहीं था, लेकिन मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह जी से आग्रह किया था। मैंने कहा आप वहां कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उनको सबको घुमाइए थोड़ा इसके बारे में। दुनिया के 187 देशों के लोग यहां आए थे, वे भारतीय नहीं थे, उसी देश के नागरिक थे। हमने यहां बुलाया था उनको, वे आए थे, कुंभ को देखे थे, ताजुब हो रहा था उनको। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा जमावड़ा, और प्रयागराज कुंभ ने स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो आदर्श प्रस्तुत किया, दुनिया भी कह गई दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ। यह है प्रयागराज, ये हमारी पहचान है। और अपनी बातों को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को हम किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम पर निर्भर करता है। आप सबके सहयोग से कार्यक्रम हुआ, प्रयागराज का नाम भी हुआ, और दूसरा कुंभ ने दुनिया के सामने एक नई पहचान प्रस्तुत कर दी, एक मानक खड़ा कर दिए। अब जहां कहीं भी इस प्रकार का आयोजन होंगे, स्टैंडर्ड वो होगा जो प्रयागराज ने तय किया है। प्रयागराज का स्टैंडर्ड सबके सामने एक मानक के रूप में होगा। ये मानक हमें तय करने पड़ेंगे हर एक फील्ड में। और मुझे लगता है जब भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो भाइयों बहनों, उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। लोग उसको उसी रूप में स्वीकार करने का, उसी रूप में स्वीकार करेंगे। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, कोई भी हीन भावना हमारे मन में नहीं होनी, कभी नहीं होनी चाहिए। शासन तैयार है आपके साथ बैठने को, हर एक स्तर पर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। और मैंने तो एक बात कही है, मैंने कहा देखो, सरकार की नीति गन पॉइंट पे काम करने की नहीं होती है। कोई जबरदस्ती तान करके लगाया कि नहीं ये काम होगा ही होगा, तो हम कह देंगे कि हम तो पहले गरीब को देखेंगे। लेकिन अगर कहेगा कि नहीं, बैठ करके हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में एक व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए, सरकार दोनों हाथ आगे फैला करके आगे आएगी, आइए हमारे साथ बैठिए ना, समाधान का रास्ता हम निकालेंगे, आपसे आपके सुझावों के आधार पर निकालेंगे, और वह समाधान का रास्ता निकालने की कार्रवाई किस रूप में आगे बढ़ती है। आपने देखा, मैंने तो आपकी आवासीय समस्या का एक झटके में समाधान आपको दे दिया।
आप तो सोच ही रहे थे हम पहले ही कर चुके कार्य, पहले ही इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा चुके हैं और अच्छा होगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अच्छी आवासीय सुविधा देने की कार्रवाई होनी चाहिए। अकेले शहरी क्षेत्रों में पिछले 3 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 14.5 लाख गरीबों को, जो शहरी क्षेत्रों में भी है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग है, 14.5 लाख गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास दिया है। आप अनुमान कर लीजिए, इन लोगों को पहले भी दिया जा सकता था, ये आवास की सुविधा पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों को फुर्सत नहीं थी। गरीब उनके नारे में तो थे, लेकिन गरीबों के लिए योजना नहीं थी, उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं था। परिवार के लिए, जाति के लिए, मत और मजहब के लिए समाज को बांटने की फुर्सत तो थी, लेकिन एक गरीब को, एक किसान को सही मायने में हम न्याय दे सकें, उस तक शासन की योजना पहुंचा सकें, इसके लिए फुर्सत नहीं थी। और यही कारण है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे 30 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिलना, 5 लाख अभी वेटिंग में है, कुछ ही दिनों के अंदर वहां भी देने वाले हैं। ये कार्य पहले भी हो सकते थे। आप तो प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज एक वैसे भी संगम है, ये पवित्र धरती है, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती का त्रिवेणी है, ये ज्ञान और आस्था और न्याय की त्रिवेणी भी है। लेकिन यहां एक और बुंदेलखंड पड़ता है, दूसरी तरफ बिंदु क्षेत्र पड़ता है। जनवरी से ही पानी के लिए लोग तरसते थे, और अब हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को हमने दोनों जगह पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। हर घर आने वाले 2 साल के अंदर आप देखेंगे बिंद और बुंदेलखंड के हर घर तक हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने वाले हैं। सरकारें पहले भी थी, लेकिन ये कार्य करने में विफल थी, क्योंकि सोच नहीं थी, विजन नहीं था, करना नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों को हमें उसी रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा, और यही कार्य है जिसको लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना चाहिए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, प्रदेश सरकार पूरी तरह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा यह मानना है न्याय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है भारत की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र है। लेकिन न्यायपालिका की भूमिका में जब हम बात करते हैं तो बेंच और बार दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, दोनों को नकारा नहीं जा सकता है। वादकारी का हित हमारे लिए सर्वोच्च होता है, और वादकारी का हित अगर आपके लिए सर्वोच्च है तो हमारे लिए भी सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि न्याय पाने वाला व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। जब वो न्याय पाता है तो न्याय पाने के साथ ही वह व्यक्ति व्यवस्था के साथ अपनी का सामंजस्य भी दिखाता है। हमारे लिए आसान होता है अगर न्याय जितना सहज सरल हो जाए, उस तक पहुंच जाए, वह व्यवस्था के साथ अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उतनी मजबूती के साथ देता है। समग्रता के साथ आगे बढ़ने की एक नई सोच हमें आगे बढ़ाती है, और प्रक्रिया उसी तर्ज पर आगे बढ़नी चाहिए। और इसीलिए वादकारी के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ही प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। अगर आवासीय और अनावासीय भवनों के रूप में अगर हम देखेंगे, न्यायालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए जो सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं प्रदेश के अंदर, इन सभी की दृष्टि से प्रदेश ने CSR से और प्रदेश सरकार ने अपने फंड से क्रमशः यानी आवासीय भवनों के लिए 150 करोड़ रुपए और अनावासीय भवनों के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने के लिए अपना योगदान किया ही है। तो अधिवक्ता